अमन और अनु के वहां से जाने के बाद निकिता जाकर सिद्धार्थ के सामने खड़ी हो गई। सिद्धार्थ समझ गया कि अभी ये क्या पूछने वाली है। वह उसे हटाकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन निकिता ने उसका कोट पकड़ लिया। सिद्धार्थ पीछे नहीं मुड़ा, न ही निकिता मुड़ी। कुछ सेकंड बाद निकिता धीरे से सिद्धार्थ को पीछे करके उसके सामने करती है और उसकी आंखों में देखने लगी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सुनना चाहती हो? निकिता ने कहा, सच। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूँ, ये सच है। निकिता उसकी आंखों में घूर कर बोली, तुमसे सच निकलवाना मुश्किल है, कहकर मुड़ी और जाने लगी। सिद्धार्थ मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, कोशिश किए बिना ऐसे कैसे कह सकती हो? यह सुनकर निकिता ने उसका गला पकड़ लिया। यह देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब निकिता बोली, अगर तुम प्यार से नहीं मान रहे हो तो तुम्हारा तरीका ही सही। बताओ, तुम उस दिन मेरे पास आने से खुद को कैसे रोक पाए? एक बार भी नहीं लगा तुम्हें कि उस वक्त मेरे पास आना चाहिए? मुझे कस के गले लगाकर प्यार करने का मन नहीं किया? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा। लगा, उससे भी ज्यादा लगा। निकिता नामे सिर हिलाते हुए उसे घूर रही थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम्हें झूठ लगता है तो दबा दो। निकिता ने अपने हाथ हटा लिया, लेकिन सिद्धार्थ ने फिर से उसका हाथ अपने गले पर रखते हुए कहा, मुझे उस दिन ऐसा ही लगा था कि कोई मेरा गला घोट रहा है। मुझे उस पल तुम्हारे पास आकर प्यार करने की जगह मुझे लगा कि मुझे वही प्यार तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी करनी है। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही था कि बस अब और नहीं। मैं जो कोई भी इनके पीछे सबके पीछे है उसे पकड़ने के लिए किया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, तब मेरा वह फैसला और सही लगा। मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे डैड ने देखा है और मैंने देखा है वह मेरी पत्नी और मेरी बच्ची ना देखे। मैं एक पीसफुल लाइफ चाहता था तुम्हारे साथ, हमारे बच्चे के साथ। और जब हम तीनों नैनीताल में थे, तब मुझे लगा कि उस पल का मेरा डिसीजन सही था। सिद्धार्थ की बातें सुनकर निकिता की आंखों से आंसू निकल गए। वह सिद्धार्थ को हक करती है। सिद्धार्थ उसे अपने कस के अपनी बाहों में भरते हुए बोला, पता है, जितना भी कोशिश करूं, मैं उस दिन तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाया। निकिता अपनी नज़र उठाकर सिद्धार्थ को देखा। तब सिद्धार्थ ने कहा, उस दिन तुम्हारे पास आया था, पूरी रात मैं तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हें ऐसे ही अपनी बाहों में भरकर सोया था। निकिता बिल्कुल हैरान थी। फिर वो उस दिन को याद करने लगी और उसे वह दिन धीरे धीरे याद आने लगा। हाँ, उस दिन जब वह सो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ है। उसे सिद्धार्थ की प्रेजेंट महसूस हो रही थी। तब सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें लग रहा होगा मुझसे प्यार करना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए तुमसे प्यार करना वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत डिसीजन है। तब निकिता बोली, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो सिर्फ तुम हो। तुमसे प्यार करना मुश्किल नहीं है, तुमसे प्यार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस पर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। यहाँ अमन ड्राइव कर रहा था। बगल में बैठी अनु को सोच रही थी। अमन ने पूछा, क्या हुआ? कब से देख रहा हूँ तुमको सोच रही हो। अनु कुछ नहीं कहती। तभी अमन की फ़ोन रिंग होने लगी। अमन ने स्क्रीन की ओर देखा तो यह हॉस्पिटल से कॉल आ रहा था। उसने कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से कहा कि एक इमरजेंसी है। अमन ने कहा, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। फिर उसने कॉल कट कर दिया। उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमाई। अमन ने अनु से कहा, तुम चाहो तो घर जा सकती हो, मैं कैब से आ जाऊंगा। तब अनु कहने वाली थी कि नहीं, हम दोनों एक साथ चलेंगे। इतने में हॉस्पिटल आ गया। वह इमरजेंसी रूम की ओर बढ़ने लगा, अनु उसके पीछे। तभी इमरजेंसी से एक डॉक्टर बाहर आई। उसने अमन को देखकर कहा, थैंक गॉड आप आ गए। डॉक्टर को देखकर अमन ने एक स्माइल की और कहा, डॉक्टर स्मृति, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? एवरीथिंग विल बी फाइन। बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। स्मृति अमन को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हुए उस पेशेंट की कंडीशन के बारे में कहने लगी। अनु को समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। वह इधर उधर देख रही थी। तभी इमरजेंसी रूम से एक नर्स बाहर आई और बोली, मैम, डॉक्टर ने कहा है कि उनके केबिन में वेट करें या फिर आप घर जा सकती हैं, वह बाद में आ जाएंगे। घर जाकर अनु के पास करने के लिए कोई काम नहीं था, तो उसने जो सोचा कि वह यहीं अमन का इंतजार करेगी, तो वह अमन के केबिन की ओर बढ़ गई। अनु अमन के केबिन में बैठी अमन का इंतजार कर रही थी। उसने टेबल पर एक मैगजीन देखा और उसे उठाकर देखने लगी। फ्रंट पेज में अमन का फोटो था। यह देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने उसकी फोटो पर हाथ चलाए
फिर नेक्स्ट पेज ओपन करके देखा। वहाँ अमन के बारे में लिखा गया था। उसे पढ़ने लगी। फिर जैसे ही उसने पेज पलटा, वहाँ पर अमन के साथ दूसरी डॉक्टर भी थे, लेकिन अमन के पास वही डॉक्टर थी जो अभी अमन से बात की थी, डॉक्टर स्मृति। उसने देखा कि स्मृति अभी भी यंग थी और बेहद खूबसूरत भी। तभी केबिन का दरवाजा ओपन करके अमन और डॉक्टर स्मृति इंटर होते हैं। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अमन ने कहा, देखा तुमने, बेकार में डर गई थी, सब कुछ ठीक है, तुम इसे मेरे बिना भी कर सकती थी। स्मृति ने अमन का हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती, आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अमन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अभी सीख रही हो इसलिए तुम्हें टेंशन हो रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है यू विल डू बेस्ट। स्मृति ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ मुस्कुरा दी। अनु सिर्फ उन दोनों को देख रही थी। उन दोनों को ऐसे देखकर न जाने क्यों उसे निकिता की बातें याद आ रही थी। तभी अमन की नज़र भी अनु पर पड़ी। उसने कहा, मुझे लगा कि तुम घर चली गई होगी। फिर वह स्मृति को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये मेरी जूनियर डॉक्टर है स्मृति। अनु ने मुस्कुराकर हेलो कहा। स्मृति ने भी उसे हाय कहा। फिर स्मृति ने कहा, ओके सर, अब मैं चलती हूँ। तब अमन उसे रोकते हुए कहा, इट्स ओके, कम ऑन, लेट्स हैव ए कॉफ़ी। स्मृति ने ओके कहा। अमन जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। फिर उसने कॉल करके 3 कॉफ़ी सेंड करने को कहा। फिर वह दोनों पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अनु सिर्फ वहाँ बैठे उन दोनों को देख रही थी। इतने में उसका कॉफ़ी भी आ गया। स्मृति जैसे ही कॉफ़ी उठाकर पीने वाली थी, बहुत गर्म होने की वजह से स्मृति के हाथ से उसकी ड्रेस पर गिर गई। स्मृति ड्रेस को साफ करने लगी। ये देखकर अमन भी टिश्यू पेपर उठाकर उसे रब करने लगा। अमन का हाथ उस लड़की की बॉडी के ऊपर चल रहा था। अमन के मन में कुछ नहीं था, वह तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। लेकिन अनु के दिमाग में जो चल रहा था, यह सब देखकर उसका गुस्सा बढ़ने लगा। अनु निकिता की बातें सुनकर पहले से ही परेशान थी। जैसे उसने अमन और स्मृति की केमिस्ट्री देखी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और अभी जैसे अमन स्मृति की हेल्प कर रहा था, यह देखकर अब अनु और बर्दाश्त नहीं कर पाई। बस जोर से चीख पड़ी, स्टॉप इट अमन। अनु की आवाज़ सुनकर दोनों एकदम से हड़बड़ा गए। दोनों उसे देखने लगे। उसके साथ दोनों का हाथ भी रुक गया था। दोनों को समझ में नहीं आया। अमन ने पूछा, क्या हुआ अनु? अनु दांत पीसते हुए गुस्से में बोली, तुम क्या कर रहे हो? कहते हुए वह अपनी जगह से उठ गई थी। अमन और स्मृति दोनों उठ खड़े हुए। अनु, क्या हुआ तुम्हें? मैं उसकी मदद कर रहा था। अनु बोली, मैं देख रही हूँ कि तुम उसकी मदद कैसे कर रहे हो। अमन बिल्कुल हैरान था। उसने अनु को ऐसे बात करते हुए कभी नहीं सुना था। इनफैक्ट वह भी कंफ्यूज भी था। लेकिन स्मृति कुछ कुछ समझ रही थी। उसने कहा, मैम रियली सॉरी, अमन सर मेरी मदद कर रहे थे। और बीच में अनु उससे इशारे में चुप रहने को कहा और बोली, मैंने तुमसे कुछ पूछा? अनु का लहजा देखकर अमन ने कहा, अनु तुम्हें हो क्या गया है और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तब अनु बोली, मैं कोई फूल नहीं हूँ अमन, मुझे सब दिख रहा है। अमन के कुछ कहने से पहले बीच में स्मृति ने कहा, सर आई थिंक शुड लीव। फिर वह मुड़कर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अमन अनु के पास आते हुए कहा, तुम्हें हो क्या गया है अनु, और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने देखा ना, उसकी ड्रेस के ऊपर कॉफी गिर गया था। मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। अनु बोली, तुम उसकी मदद उसे टच किए बिना भी कर सकते हैं। वह खुद साफ कर सकती है। तुम्हें उसकी बॉडी के ऊपर हाथ चलाकर उसकी ड्रेस साफ करने की जरूरत नहीं थी। तब अमन ने कहा, ओके, मैं मान लेता हूँ कि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसी तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तब मेरे दिमाग में वह सब नहीं आया। मुझे नहीं लगा था तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तब अनु बोली, अगर तुम्हें ये रिश्ता निभाना मुश्किल हो रहा है तो तुम खुशी खुशी जा सकते हो। तुम्हें ज़बरदस्ती वाला रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसी को मैं समझा सकती हूँ। यह सुनकर अमन की आंखें फैल गईं। उसने कंफ्यूजन में पूछा, अब ये बात बीच में कहाँ से आ गई? मैं कोई जबरदस्ती वाला रिश्ता नहीं निभा रहा हूँ। इतने साल मेरे साथ रहकर और मेरे बारे में सब कुछ जान कर भी तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? अगर मैं तुम्हें इन सालों में किसी भी चीज़ को लेकर हर्ट किया है तो आई एम रियली सॉरी। सच में मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या है। फिर भी मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। मैं हमेशा से एक अच्छा हस्बैंड और अच्छा पिता होने की कोशिश की है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बन नहीं पाया तो आई एम रियली सॉरी। अमन की बातें सुनकर अनु रोने लगी।
अमन को कुछ समझ में नहीं आया, उसकी ओर बढ़ने लगा। अनु उसे इशारों में रोकते हुए बोली, सॉरी, तुम्हें नहीं, मुझे कहना है। आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ। तुम एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे पिता साबित हुए हो। शायद मैं ही एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। न मैंने तुम्हें खुशी दिया या फिर फिजिकल रिलेशन। मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लायक नहीं हूँ। शायद मुझे तुम्हारी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी। ना मैं लाइफ में आगे बढ़ पा रही हूँ या फिर मैं तुम्हें बढ़ने दे रही हूँ। तुम्हें जहाँ कहीं भी खुशी मिले तुम वहाँ जा सकते हो। कहते हुए उसका मुंह बंद हो गया। अमन आगे बढ़कर अनु को किस कर रहा था। अमन के ऐसे करने पर अनु एकदम से चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद वह अनु से अलग हुआ और उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरी खुशी तो तुमसे जुड़ी है। तुम और आरुषि ही सब कुछ हो। अगर फिजिकल रिलेशन ही चाहिए होता तो बाजार में उसके लिए बहुत सारे मिल जाएंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन के लिए हूँ। मैं जानता था कि तुम शादीशुदा हो, एक बच्ची है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे मौका मिला था मूव ऑन करने का, लेकिन तब मैं कर नहीं पाया। मेरे ऊपर उंगली उठी थी, लेकिन फिर भी मुझे पछतावा नहीं है, क्योंकि उस वक्त मेरे मूव ऑन ना होने का नतीजा हो तुम मेरे साथ हो, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अमन के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर अनु की आंखों से और आंसू लुढ़कने लगे। वह उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, प्लीज चुप हो जाओ, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। तब अमन उसके हाथ हटाते हुए कहा, नहीं सुनो, आज तुम्हें यह जानना जरूरी है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम आगे जाकर फिर से मुझ पर शक करो। अमन और भी कुछ कह रहा था कि तभी अनु उसके सर से अपनी सिर टिकाए बोली, प्लीज चुप हो जाओ बस, सॉरी। अमन नामे से हिला रहा था। मैं अनु को आज बताना चाहता था कि उसके दिल में कितना प्यार है, लेकिन अनु के लिए वह काफी थी। अब अनु उसे किस करने लगी और उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब अमन भी खुद को रोक नहीं पाया और वह भी उसे किस करने लगा। सिद्धार्थ बिजी था समीर के साथ। ऐसा किसने किया यह जानने में उसकी पूरी ताकत लगा रहा था। सिया को खेलने के लिए आरुषि मिल गई थी, तो अब निकिता अकेली थी। उसे घर बैठे बैठे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो उसने सोचा कि वह अभी हर्षिता से मिलने जाएगी। उसकी और विक्रम के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे सॉर्ट आउट करेगी। उसने विक्रम को नहीं बताया। उसने कहा कि उसे बाहर जाना है, तो विक्रम के साथ बाहर जाने लगी। जैसे ही वह घर से बाहर निकल रही थी, उसने देखा कि कोई वहां बाहर गेट के पास वॉचमैन के साथ बहस कर रहा था। निकिता को आवाज जानी पहचानी सी लगी। वह बाहर की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने उस शख्स को देखा, वह वॉचमैन को डांटते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। अंदर ये मनोज था। निकिता को देखकर मनोज जल्दी से अंदर आया और उसे कस के हक करते हुए कहा, मिस यू सो मच। निकिता उसकी पीठ पर मारते हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मनोज उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखकर शिकायत करते हुए कहा, मुझे लगा कि सालों बाद मुझे देखकर तुम खुश हो जाओगी, पूछोगे कि तुम कैसे हो, लेकिन देखो पूछ रही हो कि क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। जाओ, मुझे बात नहीं करनी। निकिता उसे सॉरी कहते हुए, सॉरी कैसे हो। तब मनोज खुद को दिखाते हुए कहा, देखो मुझे कैसा लग रहा हूँ। निकिता ने मनोज को देखा। वह भी बिजनेस सूट में था। वह उसके गाल खींचते हुए, बहुत ही क्यूट लग रहे हो। तब मनोज उसका हाथ हटाते हुए कहा, हेलो, मैं अभी कोई कॉलेज गोइंग बच्चा नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। तुम्हें क्यूट नहीं हैंडसम कहना है। तब निकिता मुंह अजीब सा बनाते हुए बोली, चाहे तुम कुछ भी हो, लेकिन मेरे सामने तुम अभी भी बच्चे हो। तब मनोज ने कहा, खैर छोड़ो, कुछ भी। क्या तुम मुझे यहीं बाहर खड़ा करके बात कर रही हो या फिर अंदर भी ले जाने वाली हो। निकिता मुस्कुराकर उसे अंदर ले गई। निकिता ने पूछा, बताओ तुम यहाँ पर। तब मनोज ने कहा, मुझे तुम्हें देखकर इतना गुस्सा आ रहा है ना। तुम आई हो और मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मैं माया से मिला था तो वह कह रही थी कि तुम आ गई हो। पता है मैं कितना खुश था। मैं तुरंत वहां से निकल गया और तुम्हें देखने आ गया। और मैंने सुना कि तुम्हारी बेटी भी है। कहाँ है, बुलाओ, देखना है मुझे। तब निकिता ने वहां के एक नौकर को इशारा करने पर वह अंदर गया और सिया को बाहर ले आया। सिया, क्या हुआ मम्मा, हम खेल रहे थे, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं। निकिता बोली, आपको मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलाने वाली हूँ, इसलिए बुलाया। तभी मनोज ने कहा, हे स्वीटार्ट, मैं आपका मामा हूँ, कम यार कम। सिया उसके पास जाते हुए, आप मेरे मामा हो। मनोज उसे उठाकर गोद में बिठाया और उसके गाल खींचते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारा मामा हूँ,
फिर उसने निकिता को देखकर कहा, यह तो बहुत क्यूट है। तब निकिता बोली, हाँ शकल से तो क्यूट है, लेकिन अकल से शैतान है, दिमाग से अपने बाप के ऊपर गई है। तब सिया निकिता को घूर कर बोली, मम यू आर इंसल्टिंग अस। मैं और पापा इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं। आपने मुझे डिस्टर्ब किया खेलते हुए, और अभी आप मुझे इंसल्ट कर रही हैं, वह भी मामा के सामने। निकिता के कुछ रिएक्ट करने से पहले मनोज ने कहा, अरे सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब किया। फिर उसे लाए और चॉकलेट देते हुए कहा, आप जाकर खेल सकती हैं। सिया उसके हाथ से चॉकलेट लेते हुए, थैंक यू मामा, अभी मैं खेलने जा रही हूँ, फिर से मिलते हैं, कहकर मैं फिर से अंदर चली गई। निकिता ने पूछा, उसकी छोड़ो और तुम बताओ, मम्मी पापा कैसे हैं, तुम कैसे हो, और तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? मनोज ने कहा, वह दोनों ठीक हैं और मेरा बिजनेस भी एक लेवल तक ठीक जा रहा है। फिर निकिता बोली, मुझे माया ने बताया कि पापा मना कर रहे हैं। मैं एक बार बात करके कोशिश करती हूँ। मनोज ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। निकिता कंफ्यूजन में पूछने लगी, क्या हुआ, तुम्हें शादी नहीं करनी माया से? जब मनोज ने कहा, हाँ मुझे अब तक तो लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि वह झूठ है। मैं माया को ठीक से समझ नहीं पाया। निकिता ने पूछा, क्या कह रहे हो, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? आज मनोज माया से रेस्टोरेंट में मिला। मनोज ने पूछा, क्या बात है, हमेशा डिनर पर बुलाती थी, लेकिन आज ब्रेकफास्ट में बुला लिया। माया ने कहा, क्यों, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना अच्छा नहीं लगता? मनोज ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने माया के चेहरे की ओर देखा, वह किसी चीज को लेकर टेंशन में लग रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना सैड क्यों लग रहा है? माया ने कहा, तुम्हें नहीं पता? मनोज ने नासमझी में पूछा, अगर कुछ बताओगी तभी तो कुछ पता चलेगा ना। क्या तुम्हारे पापा के साथ फिर से बहस हुई, या फिर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है? तब माया ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, निकिता वापस आ गई है। निकिता वापस आ गई है, ये सुनकर मनोज खुशी से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, यह तो इतनी अच्छी बात है, और तुम इसे ऐसे बता रही हो, और तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे उससे मिलना है, देखना है कहाँ है वह। माया उसे बिठाते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो, बैठ जाओ, सब देख रहे हैं, अभी तुम बच्चे नहीं हो, एक बिजनेसमैन हो गए हो। वह कहीं भागी नहीं जा रही है, जाकर मिल सकते हो। मनोज ने कहा, हाँ कहीं भागी नहीं जा रही है, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि वह वापस आ गई है। कैसी है, ठीक तो है ना? माया बोली, उसे क्या हुआ है, जब सिद्धार्थ उसके साथ है तो उसे किस बात की फिक्र होगी? मनोज एकदम शौक था। उसने पूछा, क्या सिद्धार्थ? माया उसे समझाते हुए बोली, वह सब नाटक था, सिद्धार्थ जिंदा है। यह सुनकर मनोज और खुशी से कहा, यह तो कितनी अच्छी बात है, मैं तो डर गया था निकिता को लेकर, अब मुझे एक राहत मिल रही है। फिर उसने पूछा, लेकिन तुम उसके आने से सैड क्यों हो, वह तुम्हारी बहन है ना, मुझसे ज्यादा तुम्हें खुश होना चाहिए। तब माया चिढ़कर बोली, किस बात की खुशी मनाऊं? पहली बात, वह मेरी बहन नहीं है, मैं उसे अपनी बहन नहीं मानती। उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ देखा है, नरक बन गई थी मेरी लाइफ। और दूसरी बात, वह सब कुछ छोड़कर चली गई थी, उसकी कंपनी, सब कुछ, मैंने उस कंपनी को आगे बढ़ाया। अभी वह बहुत ही सक्सेसफुल एजेंसी है, टॉप 10 में से वह भी एक है। अभी वह आ गई है तो वह सब कुछ छीन लेगी, मेरे बनाए हुए सब कुछ, मेरी मेहनत, मेरी खुशी, सब कुछ। यह सुनकर मनोज ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने, नरक बनाई थी? भूलो मत, उसने तुम्हें उस नरक से बाहर निकाला था। और जिस बिजनेस के बारे में बात कर रही हो, तुमने कोई अपना कुछ नहीं किया है, उसका खड़ा किया हुआ बिजनेस तुमने आगे बढ़ाया है। बस, अगर तुम नहीं करती तो कोई और कर लेता। और निकिता उन लोगों में से नहीं है कि किसी और का घर बर्बाद करे या फिर किसी और की खुशी को छीन ले। वह उन लोगों में से है कि अपनी खुशी दूसरों को देकर उन्हें खुश करे, चाहे वह जो कोई भी हो। फिर गुस्से में अपनी जगह से उठते हुए कहा, मुझे अब तक लगा था कि तुम बदल गई हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे गलत प्रूव कर दिया। और एक बात मत भूलना कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इसकी वजह भी वही है, अगर मैं नहीं होती तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आता, कहकर गुस्से में वहां से निकल गया। माया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मनोज पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी ओर माया कब से मनोज को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मनोज उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। इनफैक्ट वह एक ही रिंग में कट कर रहा था। माया को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसके पास उसकी माँ आई और कहा, बाप बेटी इतने बिजी क्या हो गए, 2 दिन से पूछ रही हूँ कि नहीं निकिता वापस आ गई, चलो उसे मिलकर आते हैं। लेकिन माया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया।
वह सिर्फ अपने फोन में लगी थी। यह देखकर रूपा जी ने गुस्से में उसके हाथ से फोन छीन लिया। क्या कर रही हो? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा चलो निकिता से मिलकर आते हैं। यह देखकर माया चिढ़ गई और बोली, माँ प्लीज, अभी मैं बहुत चिड़ी हुई हूँ। आप मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मेरा फोन दो। तब रूपा जी ने कहा, क्या हुआ? अगर तुम्हारा मूड इतना भी खराब है तो भी इट्स ओके, चलो तुम्हारी बहन से मिलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर माया गुस्से में बोली, उसी की वजह से मैं इतने गुस्से में हूँ और आप मुझे उसे जाकर मिलने को कह रही हैं। नहीं मिलना मुझे उससे। ये सुनकर रूपा जी कंफ्यूजन में पूछती हैं, उस पर गुस्सा? लेकिन क्यों, उसने क्या किया? तब माया ने कहा, आप पूछ रहे हो कि क्या किया है, ये पूछो कि उसने क्या नहीं किया है। जब पहले मेरी लाइफ में एंट्री मारी थी उसने मेरा लाइफ को उलट पुलट कर दिया। मैं महीनों तक डिप्रेशन में चली गई। फिर मैं ऐसे तैसे खुद को संभाल कर ठीक थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब फिर से आई है तो अब फिर से मेरी लाइफ में सब कुछ छीन रही है। अभी मनोज को छीन लिया, फिर आपको, उसके बाद एजेंसी। ऐसे ही वह मेरी लाइफ में सब कुछ छीनती आ रही है। लेकिन इस बार मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं उससे मुझे कुछ नहीं छीनने दूंगी। यह सुनकर पता नहीं रूपा जी का गुस्सा कहाँ था, उन्होंने गुस्से में माया को एक तमाचा जड़ दिया। माया एकदम से चुप हो गई। वह हैरान थी, कंफ्यूज थी। उसकी माँ ने उसे मारा। वह अपनी आंखें बड़ी करके रूपा जी को देख रही थी। तब रूपा जी ने कहा, यह मुझे पहले कर देना चाहिए था, जब तुम गलत रास्ते में जा रही थी। तुम बार बार साबित करती हो कि तुम्हारे अंदर सबरवाल का खून है। निकिता के अंदर भी वही खून है, लेकिन वह ऐसी नहीं है। वह दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचती है। माया हैरानी में अपनी माँ को देख रही थी। तब रूपा जी ने आगे कहा, तुम सोच रही होगी निकिता को नापसंद करने वाली मैं ऐसी एक बात क्यों कर रही हूँ। अपने कान खोलकर ठीक से सुन लो। मैंने कभी निकिता को नापसंद नहीं किया। मैं ऐसे दिखा रही थी कि मुझे निकिता नापसंद है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता था कि वह मेरी बेटी क्यों नहीं बनी। जब मैंने तुम्हें और निकिता को एक साथ देखा ना, तो मेरे अंदर कुछ अजीब सा होने लगा कि मेरी बेटी ऐसी क्यों नहीं है, वह क्यों गलत रास्ते पर चलती है। फिर मैं खुद सोचती थी कि खून ही ऐसा है तो क्या करें। क्या कहा तुमने? वह तुमसे सब कुछ छीन रही है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। अरे बर्बाद तो तुम करने वाली थी उसकी जिंदगी, लेकिन उसके साथ सिद्धार्थ था तो वह बच गई। फिर भी उसने तेरी मदद की। 6 महीने तुम कैसी थी मैंने तुम्हें देखा है। तब तुम्हारे साथ कोई नहीं था। जो फ्रेंड्स तुम्हारे पीछे थे, जो तुम्हारी पार्टी देने पर हाजिर हो जाते थे, वह सब वहां से उस वक्त। और जो तुम्हारे पापा इतना सब कुछ कहने वाला, क्या वह तुम्हारी मदद कर पाए उन सब से बाहर आने में? कोई नहीं, माँ निकिता थी जिसने तुम्हारी मदद की। उल्टा तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो अब मुझे आ रही है तुम्हारी माँ होने पर। इतना कहकर वह अंदर चली गई। माया एक बुत बनकर खड़ी थी। रूपा जी ने बचपन से लेकर आज तक उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी माँ की हाथ का थप्पड़ खाया था। यहाँ दूसरी ओर निकिता रेस्टोरेंट पर बैठी थी और उसके सामने हर्षिता और विक्रम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। निकिता दोनों के एक्सप्रेशन देख रही थी। हर्षिता ने कहा, ये क्यों आया है तुम्हारे साथ? निकिता के कुछ कहने से पहले विक्रम ने कहा, मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ। हर्षिता ने कहा, निकिता इसे कहो कि मैं उससे नहीं पूछा। तब विक्रम ने कहा, इसे कहो कि मैं भी उससे नहीं बताया। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और उसके साथ में मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। हर्षिता भी बैंक से बोली, बड़ा आया दोस्त, पता नहीं कहाँ था तब जब होना था तुम्हारे साथ। तब विक्रम ने कहा, निकिता कहो इससे, मुझे एक्सप्लेन नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सच है वह तुम जानती हो। हर्षिता ने उसे घूर कर पूछा, क्या सच है, क्या जानती हो? तब विक्रम ने गुस्से में कहा, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है और मुझे बताने का इंटरेस्ट भी नहीं है। दोनों निकिता के बीच में लड़ रहे थे। निकिता कुछ वक्त के लिए चुप रही। जब ये अभी दोनों कुछ ज्यादा कर रहे थे तब उसने झल्लाकर कहा, प्लीज स्टॉप इट। क्या आप दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? मैं यहाँ पर तुम दोनों को क्लियर करके एक दूसरे का साथ करने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम दोनों कर क्या रहे हो? तब हर्षिता और विक्रम दोनों ने एक साथ कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। तब निकिता दोनों को रोकते हुए बोली, एक मिनट, दोनों शांति से बात तो सुन लो। क्या ज़रूरत नहीं है? क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते? तब विक्रम ने कहा, जो प्यार करते हैं ऐसे शक नहीं करते। तब हर्षिता बोली, मैंने शक नहीं किया, जो सच था वही कहा। तब विक्रम अपनी जगह से उठते हुए कहा, मुझे किसी के मुंह लगने की आदत नहीं है और ना ही मुझे किसी को कुछ क्लियर करना है या फिर अपनी सच्चाई को प्रूव करना है। मैं जाकर कार में इंतजार करता हूँ, जल्दी आ जाओ।
कहकर वहां से हर्षिता को घूरते हुए निकल गया। इसे देखकर निकिता ने कहा, क्या तुम कुछ वक्त के लिए चुप नहीं बैठ सकती थी? तब हर्षिता ने कहा, जाने दो, कुछ नहीं सुनना मुझे, और मुझे उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तब निकिता समझाते हुए बोली, इसमें विक्रम की कोई गलती नहीं है, या फिर वह मुझे अकेला छोड़ा था। वह हर वक्त मेरे साथ ही था। वह सिद्धार्थ का ऑर्डर था, उसने उसकी ड्यूटी अच्छे से निभाया है। यह सुनकर हर्षिता चुप हो गई और धीरे से निकिता को देखने लगी। निकिता उसके हाथ पर अपने हाथ रखकर बोली, तुम गलत कर रही हो। वह हमेशा मेरे साथ था और आज भी है। बेकार में तुम उसे खुद से दूर कर रही हो। मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तब हर्षिता शिकायत करते हुए बोली, मुझे बता सकता था ना कि उसकी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे एक बार भी क्लियर करने की सोचा ही नहीं, या फिर ट्राई भी किया। तब निकिता बोली, पहली बात, वो उसका काम कर रहा था। कोई अपना काम की बात शेयर नहीं करता। अगर वह लॉयल है तो तुम्हें समझना चाहिए था। अब हर्षिता सोचने लगी कि उसने गलत किया है। उसने विक्रम को गलत समझा, लेकिन फिर भी वह उससे जाकर सॉरी नहीं कहने वाली थी। फिर अपनी नज़र निकिता की तरफ की और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी उसे। हर्षिता आकर विक्रम की बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने निकिता से पूछा, अब कहाँ जाना है? निकिता ने कहा, पहले मुझे घर ड्रॉप कर दे, उसके बाद हर्षिता को उसके घर ड्रॉप कर दो। इस पर विक्रम ने कहा, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, इसका नहीं। उसे कहो खुद चली जाए। तब निकिता के कुछ कहने से पहले हर्षिता बोली, तुम उसका बॉडीगार्ड हो, वह तुम्हारी बॉस है, तो जैसे वह कह रही है ऐसे करो। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। विक्रम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। निकिता को ड्रॉप करके हर्षिता के घर की ओर निकला, लेकिन अभी हर्षिता का मन नहीं था घर जाने का। उसे अभी विक्रम को सताने का मन कर रहा था। उसने अचानक से कार रोकने को कहा। हर्षिता के ऐसे कहने पर विक्रम ने झट से कार रोक दी। दोनों को एक झटका लगा। विक्रम गुस्से में हर्षिता की तरफ मुड़ा। वह कुछ कहता, इतने में हर्षिता दरवाजा ओपन कर कार से उतरी और सामने मॉल की तरफ बढ़ने लगी। हर्षिता को ऐसे मॉल की ओर बढ़ते हुए देखकर विक्रम ने कहा, मैं निकिता का बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारा नहीं। मैं नहीं आने वाला तुम्हारे पीछे। तब हर्षिता बोली, याद नहीं है तो बता दूं कि मुझे घर सही सलामत छोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। विक्रम गुस्से में कार से नीचे उतरा और उसके पीछे जाने लगा। हर्षिता शॉपिंग करने में लगी थी। विक्रम उसके पीछे शॉपिंग बैग पकड़कर घूम रहा था। हर्षिता ने पहले खुद के लिए एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट की, फिर उसके लिए पूरा एसेसरीज। जब खुद की पूरी शॉपिंग खत्म हो गई, उसके बाद एक टी शर्ट उठाकर विक्रम की बॉडी पर रखकर उसे चेक करने लगी कि अच्छी लग रही है कि नहीं। यह देखकर विक्रम ने कहा, मेरे लिए शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं लेना है, या फिर तुम्हारे सिलेक्ट किया हुआ मुझे कुछ चाहिए। तब हर्षिता उसे घूर कर बोली, किसने कहा ये तुम्हारे लिए है? ये मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है। ये सुनकर विक्रम चुप हो गया, लेकिन उसके ऊपर 1% का भी फर्क नहीं पड़ा। वह बहुत सारे टी शर्ट विक्रम के ऊपर रखकर ट्राई करने लगी। एटलीस्ट एक बहुत अच्छी सी शर्ट सिलेक्ट की और वहां से जाकर फूड एरिया में बैठ गई। विक्रम भी जाकर बैठ गया। हर्षिता उसे देखने लगी, ऐसे देख रही थी कि ऐसे यहाँ चुप क्यों बैठे हो, जाकर कुछ ले आओ। लेकिन विक्रम अपने फोन में लग गया। ये देखकर हर्षिता उठी और उसके लिए कुछ लाने के लिए चली। हर्षिता कुछ ऑर्डर करके वहीं खड़े इंतजार करने लगी। वहां खड़ी हर्षिता विक्रम को देख रही थी। विक्रम अपनी नजर इधर उधर कर रहा था। हर्षिता ने कहा, मैं भी देखती हूँ कब तक इग्नोर करोगे। तभी उसकी नजर दूसरे टेबल पर पड़ी। वहां बैठे कुछ लड़के हर्षिता को इशारा कर रहे थे। हर्षिता को उनकी हरकत देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मुंह अजीब सा बना लिया। फिर उसने नजर विक्रम की तरफ की। वह भी उन लड़कों को देखा, लेकिन विक्रम ने इग्नोर किया और अपनी नजर दूसरी तरफ की। यह देखकर पहले हर्षिता को बहुत गुस्सा आया, फिर कुछ सोचकर उसने अपना ऑर्डर प्लेट लेकर जानबूझकर उन लड़कों की टेबल की तरफ से गुजरती है, ताकि वह लड़के उसके साथ बदतमीजी करें। जैसे ही हर्षिता उनके टेबल के करीब आई, उनमें से एक लड़का खड़ा हो गया और कहा, अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकती हैं। हर्षिता ने कुछ नहीं कहा। उसने तिरछी नजरों से विक्रम को देखा। वह आराम से बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हर्षिता ने कहा, गेट लॉस्ट। फिर उसकी ट्रे में जूस गिलास उठाकर उस लड़के के मुंह पर डाल दिया। जिस किसी ने भी ये नज़ारा देखा, उसका मुंह खुल गया।
वह लड़का गुस्से में हर्षिता को घूरते हुए कहा, मैंने क्या ही पूछ लिया कि तुमने मुझ पर जूस डाला? नहीं करना था तो कहते कि नहीं। इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? तब हर्षिता गुस्से में बोली, मेरा कहने का तरीका यही है। लड़का गुस्से में बोला, तुमने मेरा तरीका देखा ही कहाँ है? अब मैं मेरा तरीका दिखाऊंगा, कहकर उसने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। हर्षिता ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके पास विक्रम खड़ा था। उसने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया था। यह देखकर हर्षिता के फेस पर स्माइल आ गई। लड़का गुस्से में विक्रम को घूर रहा था। विक्रम ने कहा, शर्म नहीं आती एक लड़की के ऊपर हाथ उठाने पर? तब वह लड़का बोला, आपने देखा नहीं इस लड़की ने क्या किया? तब विक्रम ने कहा, चाहे उसने कुछ भी किया हो, लेकिन एक लड़का होकर लड़की के ऊपर हाथ उठाना गलत बात है। वह लड़का बोला, नहीं, आज इससे मैं सबक सिखाकर रहूंगा। विक्रम ने कहा, मेरे होते हुए तुम इस लड़की के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। अब वह लड़का गुस्से में विक्रम की ओर देखा। उसका मन कर रहा था कि विक्रम को दो चार लगा दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। विक्रम एक मस्कुलर बॉडी वाला 6 फीट लंबा इंसान था। उसके सामने कहाँ ये 5 फीट 7 इंच वाला लड़का और दुबला पतला। मन में कह रहा था कि अगर मैं इसे मारूं तो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर वह मुझे मारेगा तो एक दो हड्डी तो जरूर टूट जाएगी। फिर वह अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा, आप कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ, वरना आज इस लड़की को मैं सबक सिखाता। फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। विक्रम ने अपनी नज़र हर्षिता की तरफ की। वह बड़ी सी स्माइल दे रही थी। विक्रम गुस्से में जाकर टेबल पर बैठ गया। हर्षिता जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। यहाँ उस लड़के के दोस्त पूछ रहे थे कि उसने उस लड़की को जाने क्यों दिया। डर गया। तब लड़का झल्लाकर बोला, देखा नहीं वह कैसा है? मुझे उसके हाथ का मार खाकर हॉस्पिटल नहीं जाना है, और आप लोग मेरे डर के बारे में बात कर रहे हैं। जब वह यहाँ पर खड़ा था, आप लोगों ने मेरी सपोर्ट क्यों नहीं किया? चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे। बढ़िया है कहने वाले। हर्षिता विक्रम को स्माइल देते हुए खा रही थी। विक्रम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन गुस्सा अपने अंदर दबा रखा था। हर्षिता ने बर्गर विक्रम के मुंह की तरफ ले जाते हुए, खा लो। विक्रम उसे घूर कर उठा और वहां से जाने लगा। हर्षिता उठी और उसके पीछे जाने लगी, लेकिन फिर से मुड़कर उसके बैग्स और उसकी आइसक्रीम का कप उठाकर उसके पीछे जाने लगी। विक्रम सीधे जाकर कार में बैठ गया। हर्षिता ने बैग्स पीछे डालकर आइसक्रीम पकड़कर उसकी बगल में बैठ गई। उसने विक्रम की ओर देखा। वह बेहद गुस्से में लग रहा था। आइसक्रीम विक्रम की ओर बढ़ाते हुए, खा लो, गुस्सा शांत हो जाएगा। विक्रम गुस्से में एक नज़र उसकी तरफ देखा, लेकिन हर्षिता के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वह उसे चिढ़ाने वाली स्माइल दे रही थी। हर्षिता फिर से उसे आइसक्रीम उसकी ओर बढ़ाते हुए, खा लो। विक्रम ने गुस्से में उसका हाथ हटाने लगा। हर्षिता उसे बार बार आइसक्रीम उसके मुंह की तरफ ले जा रही थी। तभी आइसक्रीम विक्रम के गाल पर लग गई। यह देखकर हर्षिता की हंसी छूट गई। विक्रम गुस्से में अपने गाल साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया था। तभी हर्षिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर हर्षिता उठकर विक्रम की गोद में बैठ गई। विक्रम कुछ रिएक्ट करता, तुम क्या कर रही हो? हर्षिता उसे चुप किया, फिर उसके गाल पर किस करके उसकी आइसक्रीम को खा ली। विक्रम एकदम से शांत पड़ गया। हर्षिता धीरे से उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखकर बोली, सॉरी। वह बहुत प्यार से उसकी आंखों में देख रही थी। अब विक्रम उसके ऊपर गुस्सा कैसे कर सकता था? लेकिन फिर भी उसके अंदर एक शिकायत थी। उसने उससे बातें करना छोड़ दी थी सालों तक। उसकी बात सुनने की कोशिश भी नहीं की। वह कुछ कहने वाला था। हर्षिता भी इसे खूब समझ रही थी। वह उसके होठों की ओर झुकते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे प्यार करो, और उसे किस करने लगी। निकिता टेंशन में चक्कर काट रही थी। वह अपने फोन बार बार चेक कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ, यह मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही है। तभी वह अचानक किसी से टकरा गई। वह दर्द से सिर सहलाने लगी। उसने चेहरा उठाकर देखा तो यह सिद्धार्थ था। निकिता को ऐसे अपना सिर सहलाते हुए देखकर सिया हंसने लगी। निकिता ने अपनी नज़र सिया की तरफ की तो वह अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम इतनी टेंशन में ऐसे क्यों घूम रही हो? क्या बात है? निकिता अपने फोन चेक करते हुए बोली। सिद्धार्थ, पता नहीं कल से हर्षिता मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है, ना उसने मैसेज किया मुझे। टेंशन हो रही है। सिद्धार्थ ने कहा, टेंशन होने की क्या बात है, वह तो विक्रम के साथ ही तो है। निकिता बोली, हाँ, वह दोनों एक साथ थे। तुम्हें नहीं पता वह दोनों कैसे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे?
मेरी वजह से। पता नहीं दोनों के बीच की दूरी खत्म हुई कि नहीं। और ये लड़की कल से मेरी कॉल पिक भी नहीं कर रही है। इस पर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। निकिता उसे घूर कर बोली, मैं इतनी टेंशन में कुछ बता रही हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। तब सिद्धार्थ झुककर उसके कानों में कुछ कहा। यह सुनकर निकिता बिल्कुल हैरान थी। क्या? ऐसे नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। सिद्धार्थ अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, किसी भी वक्त वह दोनों यहाँ पर आते ही होंगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा। निकिता मानने को तैयार नहीं थी। तभी बाहर से हर्षिता और विक्रम दोनों अंदर आए। दोनों एक साथ थे और दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। निकिता हर्षिता के पास गई और उसे गले लगाते हुए बोली, थैंक गॉड, कल से तुम्हें कितनी बार कॉल ट्राई किया, कहाँ बिजी थी। फिर उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखकर पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है? हर्षिता के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल थी। उसने कहा, हम दोनों ने शादी कर ली। यह किसी झटके से कम नहीं था। निकिता ने अपनी नज़र सिद्धार्थ की तरफ की। सिद्धार्थ उसे देखकर स्माइल कर रहा था, जैसे कह रहा था कि मैंने कहा था लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। निकिता फिर से अपनी नज़र हर्षिता की तरफ की। तुम क्या कह रही हो, शादी कर ली? तब हर्षिता ने कहा, हाँ, ये शादी से पहले कमेंट नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे और इंतजार नहीं हुआ तो शादी कर ली। कल शाम को मैं इसे मंदिर ले गई। बेचारा पंडित घर वापस जा रहा था, उसे रोककर कहा कि शादी कर दो। निकिता को यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने पूछा, तुम्हारी माँ और पापा ने कुछ नहीं कहा? तब हर्षिता ने हंसकर कहा, पापा तो खुश हुए कि मैंने शादी की, लेकिन मम, उन्हें तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था। कुछ वक्त के लिए चिल्लाती रही, फिर बाद में शांत हो गई। खैर, मैंने शादी तो कर ली। कितने सालों से सता रही थी ना उन्हें, और कल हमारी फर्स्ट नाइट हो गई। निकिता जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा, उसे घूरकर बोली, बच्ची के सामने क्या बोल रही है। फिर उसने अपनी नज़र सिया की तरफ की और कहा, सिया तुम अंदर जाओ। सिया कुछ पूछना चाह रही थी कि क्या कह रही थी। तब निकिता ने कहा, अगर आप अभी अपने कमरे में गए तो संडे में आपको अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगी। आप और आरुषि दीदी खूब खेल सकते हैं, मजे कर सकते हैं। सिया को कुछ पूछना था, लेकिन निकिता के ऐसे कहने पर वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। फिर निकिता हर्षिता को घूरने लगी, लेकिन हर्षिता को यह फर्क नहीं पड़ा। वो उसे एक अजीब सी स्माइल दे रही थी। उसके एक्सप्रेशन देखने के बाद निकिता की हंसी छूट गई। वह फिर से हर्षिता को गले लगाते हुए, कुछ भी हो, फाइनली तुमने शादी की, कांग्रेचुलेशंस। तभी सिद्धार्थ आगे आया और विक्रम से हाथ मिलाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस। फिर उसने निकिता की तरफ मुड़ा और उसे हक करके कहा, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। उसके गाल पर किस करके वहां से निकल गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद हर्षिता ने कहा, चलो एजेंसी चलते हैं, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। निकिता कंफ्यूजन में उसे देखने लगी, उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर ले जाते हुए, अरे चलो ना, तब पहुंच जाएंगे तो पता चल जाएगा। फिर तीनों वहां से निकल गए। वह बातें करते हुए एजेंसी जा रहे थे। निकिता ने पूछा, तुमने इसे कैसे मनाया? इस पर हर्षिता ने अपनी नज़र विक्रम की तरफ की। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, आगे देखते हुए ड्राइव कर रहा था। हर्षिता को कुछ तो अंदाजा था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वह उसे चिढ़ाते हुए पूछने लगी, बता दूं? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। निकिता ने पूछा, अब बता भी दो। हर्षिता विक्रम को देखते हुए कुछ कहने वाली थी, तभी अचानक से विक्रम ने गाड़ी रोक दी। इससे तीनों को झटका लगा। हर्षिता ने कहा, कल भी तुमने ऐसा ही किया था। अगर नहीं बताना था तो कह दो, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुमने ऐसे गाड़ी क्यों रोकी? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वह कार से उतरकर बाहर आया। दोनों ने भी बाहर देखा तो उनके कार के सामने अचानक एक लड़की आ गई थी। ये दोनों भी घबरा गए और नीचे उतरे, लेकिन शुक्र था कि उस लड़की को कुछ नहीं हुआ था। उस लड़की ने मास्क पहना हुआ था और वह बहुत ज्यादा हाँफ रही थी। हर्षिता और निकिता उसके पास आए और पूछा, क्या तुम ठीक हो? लड़की हाँफते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ, कहते हुए अपनी नजर उठाया। जैसे उसने निकिता को देखा, वह एकदम से स्तंभ रह गई। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। निकिता ने पूछा, क्या हुआ आपको, कहाँ जाना है, हम ड्रॉप कर देते हैं? लेकिन वह लड़की बोली, नहीं, मेरे खुद चली जाऊंगी। और वह बार बार अपने पीछे देख रही थी, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा था। हर्षिता और निकिता ने भी मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। वह उस लड़की से कुछ पूछे, लड़की वहां से निकल गई। वह लड़की चाहे मास्क पहनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें उसे कुछ फैमिलियर लग रही थी। निकिता को ऐसा लग रहा था कि उसने इस लड़की को कहीं तो देखा है। वह फिर से उसकी आंखें याद करने लगी तो उसे लगा कि यह फैमिलियर ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि वह खुद को देख रही है।
अचानक से फ्लैश हुआ कि क्या यही वही लड़की हो सकती है जिसे सिद्धार्थ ढूंढ रहा है। क्या यह समीर की गर्लफ्रेंड लापता लड़की तो नहीं है? उसकी आंखें हैरानी में फैल गईं। वह उस लड़की को ढूंढने लगी, लेकिन वह लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उसे ऐसे ढूंढते हुए देखकर हर्षिता ने पूछा, क्या हुआ? निकिता ने विक्रम से कहा। विक्रम, देखो वह लड़की कहाँ गई? विक्रम जाकर चेक करने लगा। हर्षिता ने फिर पूछा, क्या हुआ? निकिता ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। फिर उसने कॉल करके सिद्धार्थ को इन्फॉर्म किया। कुछ मिनट बाद निकिता सिद्धार्थ के सामने थी। सिद्धार्थ ने पूछा, आर यू श्योर कि वही लड़की थी? तुमने कहा कि उसने मास्क पहना हुआ था। तब निकिता बोली, अगर कोई और होता तो मैं पहचान नहीं पाती, लेकिन मैं खुद को पहचान कैसे नहीं पाऊंगी? सिद्धार्थ ने कहा, तुम टेंशन मत लो, हमारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं, वह मिल जाएगी। निकिता बोली, नहीं सिद्धार्थ, तुम समझ नहीं रहे हो, वह लड़की किसी से भाग रही थी। हो सकता है ये वही लोग हैं जिस किसी ने भी समीर का ऐसा हाल किया है। अगर हमें मिलने से पहले उन लोगों ने उसे ढूंढ लिया तो उसे मार देंगे, तो हम सच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तब सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, वह लड़की हमें मिल जाएगी। फिर सिद्धार्थ के दिमाग में अचानक से कुछ सूझा। उसने पूछा, तुमने एग्जैक्टली उसे कहाँ देखा था? जब निकिता ने एग्जैक्ट लोकेशन बताया तो सिद्धार्थ ने कहा, यह तो हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता है, समीर वहीं पर है। यह सुनकर निकिता अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उसने कहा, लड़की समीर के पास गई है। फिर सिद्धार्थ और निकिता तुरंत वहां से हॉस्पिटल की ओर निकल गए। यहाँ हॉस्पिटल में मुस्कान फोन पर बात कर रही थी। उसने पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह काम करेगा? तो फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, मैंने तुम्हारी भेजी पूरी रिपोर्ट को चेक किया है, मेरा यकीन मानो ये जरूर काम करेगा। मुस्कान ने अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। फोन की दूसरी तरफ से कहा गया, कुछ मत सोचो, उसे वह इंजेक्शन दो। मुस्कान ने समीर का हाथ पकड़ा। जैसे ही वह इंजेक्शन करने वाली थी, तभी अचानक से दरवाजा खोलकर कोई अंदर आ गया। मुस्कान घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे से सिद्धार्थ, निकिता, उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड थे। वह लोग जाकर मुस्कान को पकड़ लिया। मुस्कान छूटने की कोशिश करने लगी। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, तुम्हारी ये हिम्मत! पहले उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया, अभी उसे मारने की कोशिश कर रही हो। सिद्धार्थ गुस्से में उसके पास आया और उसकी आंख में घूर कर कहा, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी निकिता की तरह नजर आती हो। मुस्कान छूटने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे, मैं उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। तब निकिता ने पूछा, मारने की कोशिश नहीं कर रही थी तो तुम्हारे हाथ में इंजेक्शन क्या है? क्या है ये, जहर नहीं है? तब मुस्कान ने कहा, नहीं, ये उसे ठीक करने के लिए है। मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह सिद्धार्थ के इशारा करने पर वह लोग उसे लड़की को वहां से ले जाने लगे। मुस्कान चिल्ला रही थी कि नहीं, छोड़ो मुझे, उसने कुछ नहीं किया है। निकिता ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हें लगता है कि वह समीर को मार रही थी? तब सिद्धार्थ ने कहा, नहीं पता, इस इंजेक्शन को लैब पर भेजते हैं, पता चल जाएगा कि वह क्या कर रही थी। फर्स्ट सिद्धार्थ ने इंजेक्शन को लैब पर भेजा, फिर समीर के पास आया और वहां खड़े होकर उसे देखने लगा। निकिता उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। मुस्कान को एक जगह पर बंद कर दिया गया था। वह वहां पर चिल्ला रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस जगह से बाहर कैसे निकले। तभी वहां पर कोई आया। उसने मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ और निकिता दोनों खड़े थे। मुस्कान ने कहा, आप कौन है? मैं जानती नहीं, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। मैं समीर को मारना नहीं चाहती थी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तब सिद्धार्थ ने कहा, हमारा छोड़ो, लेकिन तुम बताओ, तुम्हें किस नाम से बुलाया जाए? मुस्कान, निवेदिता या फिर सारिका? यह सुनकर मुस्कान की आंखें फैल गईं कि ये लोग कैसे जानते हैं। वह हकलाने लगी, आप क्या कह रहे हैं? सिद्धार्थ गुस्से में उसे घूर कर पूछा, तुम्हारा असली नाम सारिका है? तुम बेंगलुरु में रहती थी, फिर तुम निवेदिता जैन बनकर मेरे भाई की जिंदगी में क्यों आई? क्या किया तुमने उसके साथ, या फिर किसने करवाया तुम्हारे साथ ये सब? मेरा भाई? ये सुनकर वह कुछ सोचने लगी। फिर उसने पूछा, क्या आप समीर के भाई सिद्धार्थ हैं और आप उसकी वाइफ निकिता हैं? निकिता ने कहा, हाँ, तुम हम दोनों को कैसे जानती हो? तब मुस्कान ने कहा, समीर ने बताया था आप लोगों के बारे में, लेकिन आप मर गए थे। तो सिद्धार्थ ने उसे घूर कर पूछा, मेरे बारे में छोड़ो, तुम खुद के बारे में बताओ, क्या करने आई थी? वह इसे बहुत गंभीर आवाज में और ऊंची आवाज में कह रहा था। इससे सारिका सहम गई। निकिता सारिका के पास आई और कहा,
घबराओ मत, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। सारिका कुछ कहने से पहले एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ की, फिर सारिका खुद को शांत करके बोली, मेरा नाम सारिका है। मैं यहाँ के पास ही पहाड़ी इलाकों में जो जंगल है वहाँ पर रहती हूँ। मैं बेंगलुरु में मेडिसिन पढ़ती हूँ। मुझे आयुर्वेदिक में बहुत इंटरेस्ट थे। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे हम मेडिसिन बना सकते हैं। अगर ये लोगों तक पहुंची तो ये सबके लिए फायदेमंद होगा, और जंगल में रहने वाले लोगों का भी। खासकर हमारा एक पवित्र पेड़ है जो हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक सब उसे पूजा करते आए हैं। उस पेड़ की जड़ी बूटी या फिर पत्ते बहुत ही फायदेमंद साबित हुए हैं। हमारे पूर्वज और हमारी पीढ़ी तक सब उस पेड़ को बचाते आ रहे हैं ताकि ये किसी भी गलत हाथ में ना पड़ जाए। लेकिन पता नहीं कैसे कुछ लोगों को पता चल गया और वह लोग उस पेड़ के लिए हम सबको वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे। तब निकिता ने बीच में उसे रोकते हुए पूछती है, यह सब तो ठीक है लेकिन तुम समीर की लाइफ में कैसे आई। मुस्कान उसके बारे में कह रही थी कि उसका नाम सारिका है। उसकी बातें सुनते हुए निकिता पूछती है, यह सब तो ठीक है लेकिन यह बताओ कि तुम समीर की लाइफ में कैसे आई। तब सारिका ने कहा, मुझे एक दिन फ़ोन आया कि इमरजेंसी है, घर आ जाओ। मैं और साहिल दोनों वहां से घर आ गए। निकिता पूछने वाली थी कि यह साहिल कौन है। तब सारिका ने कहा, यह भी वहाँ का ही रहने वाला है। हम दोनों ही एक साथ पढ़ रहे थे। जब हम गांव वापस आए तो हमें पता चला कि कुछ लोग जबरदस्ती पूरे गांव को खाली करवाने में लगे हैं। हमने सोचा कि हम केस करेंगे। पुलिस स्टेशन गए उनके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन कोई उनके खिलाफ कंप्लेंट लेने के लिए रेडी ही नहीं था। तभी हमने उसके बारे में पता लगाया कि ये लोग कौन है। तब हमें पता चला कि ये सब जैन परिवार कर रहा है। वह लोग अपनी कंपनी एक्सपेंड करने के लिए कर रहे थे। उन्हें पता था कि बाहर पहाड़ी में बहुत सारी मेडिसिन मिलेगा, खासकर वह पेड़। निकिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं नासमझी में उसे देख रही थी। तब सारिका ने एक्सप्लेन किया, उस पेड़ के पत्ते और जड़ी बूटी से आसानी से हम किसी भी डिजीज का मेडिसिन बना सकते हैं, वह भी बहुत ही कम पैसों में। ये मानो कि अगर एक टेबलेट का खर्चा 1 रुपया का होता है तो ये लोग मार्केट में उसका दाम दोगुना कर सकते हैं। ये लोग 10 रुपए में भी बेच सकते हैं। अगर ये बात किसी बाहर वाले को पता चला कि वह जंगल में मिलता है तो तब सब लोग वहीं आ जाएंगे। तो इनकी सप्लाई ज़्यादा होगा, तो इनकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। तो जैन चाहते हैं कि जो वह करते हैं वह किसी के पास ना हो। वह इकलौता कंपनी हो जो प्रॉफिट भी उनका हो। तो वह लोग वहाँ रहने वालों को पूरा खाली करवा कर वह पूरा जंगल अपने कब्जे में करना चाहते थे। लेकिन वहाँ रहने वाले बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे, और ये लोग बहुत खतरनाक थे। वह लोग हमें धमकी देने लगे। तभी वहाँ की एक फैमिली के पास हमें ओबराइज का कार्ड मिला। उन्होंने कहा कि इससे बात बन जाएगी। तब मैं और साहिल दोनों ओबराय से बात करने के लिए निकले, लेकिन बीच में हम दोनों को उठा लिया गया। उन्होंने साहिल को मेरी आंखों के सामने मार दिया, फिर कहा कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानी तो वह पूरे गांव वालों को मार देंगे। तो मैं मान गई। मेरी आइडेंटिटी निवेदिता जैन में बदलकर मुझे समीर की लाइफ में एंट्री करवाया। कहा कि अगर जैसे वह लोग कहेंगे मैं करती रहूंगी तो गांव वालों को कुछ नहीं करेंगे और उन्हें खाली भी नहीं करेंगे। हम अपने अपने लाइफ जी सकते हैं। मैंने उनका यकीन किया और मैं वही करती गई। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जो वह लोग कह रहे थे ऐसा वह कुछ नहीं करने वाले थे, बल्कि वह लोग ओबराय से जोड़कर उसे और एक्सपेंड करने की सोच रहे थे, जैसे कि वह लोग दूसरे देशों में भी फैलाना चाहते थे। अगर वह ओबराय से एक बार उनसे जुड़ गए तो ये लोग आसानी से कर सकते हैं। कोई उनके मामले में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वह लोग ओबराय से जुड़ने वाले थे, मैंने उस फाइल को चुरा लिया। यह बात समीर को पता चल गई उस दिन। समीर ने सवाल किया, तुमने ऐसा क्यों किया? वह लोग तुम्हारी खुद की फैमिली है ना, तुमने फाइल क्यों छुपाई? निवेदिता ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो समीर? मैं फाइल क्यों छुपाऊं? समीर ने गुस्से में कहा, देखो निवेदिता, मेरे सामने नाटक मत करो। मेरे पास प्रूफ है कि तुमने उस फाइल की चोरी की है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? निवेदिता के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। तब समीर ने कहा, क्या मैं इस बात को पुलिस में कहूँ या फिर तुम्हारे घर में? अभी भी निवेदिता चुप थी तो समीर ने फोन निकालकर जैन को कॉल करते हुए कहा, मैं तुम्हारे मामा जी को कॉल कर रहा हूँ। यह देखकर निवेदिता जल्दी समीर के पास आई और उसका फोन छीन कर, समीर ऐसा मत करो। समीर ने उसे घूर कर पूछा, तो फिर बताओ कि तुम क्या छुपा रही हो? तुम अपनी फैमिली के खिलाफ ये सब क्यों कर रही हो? तब निवेदिता बोली, क्योंकि वह मेरी फैमिली ही नहीं है। यह सुनकर समीर एकदम से स्तब्ध रह गया।
उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने कंफ्यूजन में पूछा, क्या कह रही हो? तुम्हारी फैमिली नहीं है का क्या मतलब है? निवेदिता ने गहरी सांस ली और उसे सारी बात बताई कि वह निवेदिता जैन नहीं है, उसका नाम सारिका है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? सारिका की बातें सुनकर समीर चुप था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह एकटक सारिका को देख रहा था। सारिका उसके पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो समीर, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरी फैमिली और जितने भी वहां पर हैं उन सबके लिए कर रही थी। लेकिन सबके बीच में एक बात सच थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये सब तुम्हें पहले से ही बताना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। समीर अभी भी चुप था, उसने कुछ नहीं कहा। सारिका उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर पूछती है, तुम मेरी मदद करोगे ना? तुम्हारे सिवा और कोई मदद नहीं कर सकता। समीर ने कुछ नहीं कहा, वह अभी भी चुप था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।